हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। दोस्तों, आपने इससे पहले के पार्टों में देखा कि किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ और फिर अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण में आपने देखा महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण। इन सभी आक्रमणों के फलस्वरूप जो भारतीय महाद्वीप की स्थिति बनी वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विभिन्न स्थितियों से एक नए युग को लेकर आई जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हमारी वीडियो है कि किस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और किस प्रकार विभिन्न राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के पहले थोड़ा हम इसके निर्माण के बारे में, स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे हम इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उसका कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसके प्रांतीय प्रतिनिधियों ने शीघ्र ही अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली थी। गजनी की गद्दी पर किरमान का शासक ताजुद्दीन यल्दूज सिंहासन पर बैठा। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। उसने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे इतिहास में हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। प्रथम गुलाम सुल्तान ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसके बाद गुलाम वंश ने भारत पर 80 वर्ष शासन किया। इस संपूर्ण युग को यद्यपि गुलाम वंश का शासनकाल कहा जाता है, और वास्तव में इस युग में दिल्ली पर एक नहीं बल्कि 3 वंशों ने शासन किया, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन एक ही पूर्वज की संतान नहीं थे। केवल इन वंशों के संस्थापक ही अपने प्रारंभिक जीवन में गुलाम रहे थे, उनके अन्य वंशज नहीं। ये भी सुल्तान होने के बहुत पहले से गुलाम नहीं रहे थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सबने गद्दी पर बैठने से पूर्व ही अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। ऐबक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी की मृत्यु के बाद आराम शाह 1210-11 ईस्वी में सुल्तान बना। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने, जो तुर्कमेनिस्तान की इलवरी जाति का था, आराम शाह को दिल्ली के निकट जूंद के मैदान में हराया, और इस प्रकार भारत में प्रथम इलवरी वंश की स्थापना हुई। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में नया जीवन फूंक दिया और विरासत में वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक सुदृढ़ और व्यवस्थित साम्राज्य छोड़ गया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत 1266 ईस्वी तक उसके उत्तराधिकारियों के रूप में रुकुनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम जो 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी, मासूद शाह 1242 से 46 ईस्वी एवं नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ही प्रथम इलवरी वंश का अंत हो गया और गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली का सिंहासन हस्तगत कर द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना की। 1290 ईस्वी तक दिल्ली का सल्तनत पर तुर्कों का आधिपत्य रहा और अब उसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा, और बाद में इसी स्थान पर खिलजी तथा भारतीय मुसलमानों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे सबसे पहले गुलाम वंश के अधीन दिल्ली सल्तनत। तो पहले हम बात कर चुके हैं गुलाम वंश में भारत पर लगभग 84 वर्ष 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। व्यवहार में गुलाम वंश के 2 ही सुल्तान हुए,
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 और उसका लड़का आराम साहब 1210 से 1211 ईस्वी तक। क्योंकि इल्तुतमिश और बाद के सुल्तान वास्तव में इलबरी वंश के सुल्तान थे। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में प्रथम इलबरी वंश की स्थापना की और बलबन ने 1266 ईस्वी में द्वितीय इलबरी वंश की स्थापना की। पर चूंकि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक के युग में लगभग सभी महान शासक अपने जीवन के आरंभिक काल में गुलाम रह चुके थे, इसलिए इतिहासकारों ने इस संपूर्ण युग को गुलाम वंश का शासन काल कहा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अल्प शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी में कठिन समस्याओं पर काबू पाते हुए सल्तनत को मजबूत किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, किंतु ऐबक ने न केवल भारतीय राज्य को मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में उलझने से अलग रखा, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना और संगठन भी किया। इसलिए अनेक इतिहासकारों ने उसे भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, जिसने भविष्य के मुसलमानों का मार्ग प्रदर्शित किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी दिल्ली का जो सुल्तान बना, शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के जन्म और माता पिता के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वह बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो गया और एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकता रहा। मोहम्मद गौरी का गुलाम बना। यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और अंततः दिल्ली का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। अपनी योग्यता और सैनिक गुणों के बल पर वह गौरी का एक योग्यतम सेनापति बन गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गौरी ने अपने भारतीय प्रदेशों का शासक गवर्नर नियुक्त किया। गजनी लौटते समय गौरी की मृत्यु हो गई और तब ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताओं का इतिहास दो भागों में विभक्त है। पहला भाग मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं दूसरा भाग स्वतंत्र शासक के रूप में। बात करते हैं अब मोहम्मद गौरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। तो मोहम्मद गौरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से पूर्व तक मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया। इस काल में उसने विलक्षण सैनिक सफलताओं द्वारा गौरी के भारतीय साम्राज्य को विस्तृत और सुदृढ़ बनाया। गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक ने निम्नलिखित मुख्य सफलताएं प्राप्त की। अपने स्वामी की अनुपस्थिति में ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ में विद्रोहों का दमन किया। इसके उपरांत उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जो आगे चलकर भारत में तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। ऐबक की इन विजयों से अजमेर से दिल्ली का प्रदेश सीधे मुसलमान राज के अधिकार में आ गया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया और फिर कन्नौज के जयचंद को पराजित करने में ऐबक ने महत्वपूर्ण भाग लिया। 1195 ईस्वी में ऐबक ने कोयल पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने अजमेर में होने वाले एक अन्य विद्रोह का दमन किया और साथ ही रणथंभौर के प्रसिद्ध किले को जीत लिया। 1196 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर प्रांत के मेड़ों का दमन किया। अजमेर में अपनी स्थिति सुदृढ़ की और गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण किया, जिसने 12 वर्ष मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। उसने भीमदेव को हराकर राजधानी अनहिलवाड़ा में भयंकर लूट मचाई। 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड के चंदेल शासक को हराकर ऐबक ने सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया। ऐबक ने महोबा, कालपी और बदायूं को भी अपने अधीन किया। ऐबक ने इन सब अभियानों में भयंकर लूटमार मचाई और मुस्लिम परंपरा के अनुसार मंदिरों का विनाश किया तथा यथासंभव हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब बात करते हैं स्वतंत्र शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियाँ 1206 से 1210 तक। 1206 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी की मृत्यु का समाचार पाते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से लाहौर पहुंचकर अपने स्वतंत्र शासक होने की घोषणा कर दी। गौरी की मृत्यु के 3 दिन बाद 22 जून 1200
6 ईस्वी के दिन उसका राज्याभिषेक संपादित हुआ। तख्त पर बैठते ही उसने सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रतिज्ञा किया। सौभाग्यवश ऐबक ने अपनी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। ऐबक की जो कठिनाइयाँ हैं वो निम्न प्रकार हो सकती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपने प्रमुख शत्रु ताजुद्दीन एल्दोज से टक्कर ली। एल्दोज ने गौरी की मृत्यु के बाद गजनी पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया था। इसके बाद उसने नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान को हथियाने का प्रयत्न किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा के साथ मिलकर एल्दोज को मार भगाया और स्वयं बढ़ता बढ़ता गजनी जा पहुंचा। ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन केवल 40 दिन तक शासन करने के बाद उसने पुनः भागकर भारत लौट आना पड़ा, क्योंकि एल्दोज ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था। पर इसके बाद उसने कुबाचा और ऐबक को पुनः परेशान नहीं किया। गजनी पर 40 दिन के शासन काल के दौरान ऐबक ने अपने गुलाम होने के कलंक को धो डाला। उसने गौरी के उत्तराधिकारी सुल्तान महमूद से, जो इन दिनों एल्दोज के भय से फिरोज कोहे में दिन काट रहा था, मुक्ति पत्र प्राप्त किया। महमूद ने उसे स्वतंत्र बनाकर गुलामी से मुक्त कर दिया और स्वतंत्र शासक मान लिया गया। कहा जाता है कि उसने ऐबक को राज की सत्ता के 2 आवश्यक चिन्ह, छतर और दंड भी प्रदान किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ शक्तिशाली तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी आंतरिक स्थिति और भी सुरक्षित कर ली। सिंध और मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ उसने अपनी बहन की शादी की। ताजुद्दीन एल्दोज की लड़की से खुद का विवाह कर लिया और अपने गुलाम तथा बिहार के गवर्नर इल्तुतमिश के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। इन वैवाहिक संबंधों द्वारा ऐबक ने तुर्क सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। ऐबक ने बंगाल के शासक को अपने अधीन बनाया। पहले बंगाल का शासक बख्तियार खिलजी था, किंतु अली मर्दान नामक सरदार उसकी हत्या करके खुद शासक बन बैठा। उसके शासन से असंतुष्ट होकर खिलजी सरदारों ने उसे जेल में डाल दिया और मोहम्मद शेख को शासक बना दिया। अली मर्दान किसी तरह जेल से भागकर ऐबक के पास जा पहुंचा। ऐबक ने सहायता देकर उसे पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया और यह शर्त लगा दी कि ऐबक के अधीन शासन करते हुए वह उसे कर देगा। ऐबक ने भारत के हिंदू सरदारों के विरोध की समस्या को भी निपटाया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना पाते ही राजपूतों ने भारत में तुर्कों की जड़ उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। चंदेल शासक त्रिलोक वर्मन ने कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया तथा तुर्कों का अपने राज्य से बाहर निकालकर दक्षिण की ओर उनका बढ़ना दुष्कर कर दिया। परिहारों ने ग्वालियर का दुर्ग जीतकर तुर्कों का मार भगाया। कई छोटे छोटे राज्यों ने तुर्कों सुल्तान को जो कर देना बंद करके विद्रोह कर दिया था, उनके सामने उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि तुर्की सल्तनत उखड़ ही न जाए। पर ऐबक ने विद्रोही हिंदू सरदारों और राजाओं का बलपूर्वक दमन किया। जिन हिंदू सरदारों ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपनी भूमि का स्वामी बना रहने दिया और फिर एल्दोज के भय के कारण कुतुबुद्दीन अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों से युद्ध नहीं कर सका और कालिंजर एवं ग्वालियर को जीत नहीं सका। इस प्रकार ऐबक ने अपने छोटे से शासनकाल में बड़े संघर्षपूर्ण जीवन का परिचय दिया और साथ ही साथ समस्याओं पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। ऐबक की मृत्यु। तो ऐबक ने अपने शासनकाल के दिन राजपूत सरदारों के विरुद्ध भी पग उठाने का निर्णय लिया था, पर अवसर पाकर स्वतंत्रता पाने की चेष्टा में थे, किंतु बाहरी राजनीति में बुरी तरह व्यस्त होने के कारण उसे इस कार्य के लिए समय नहीं मिला। इस दौरान केवल 4 वर्ष शासन करने के बाद ही नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग शक्तिशाली शासक था। वह क्रूर योद्धा और धर्मांध था, जिसने खून की होलियाँ खेली, मंदिरों और धर्मस्थानों का नाश किया, पर साथ ही वह बड़ा उदार भी था और अपने साथियों को लाखों रुपए बख्शीश में देता था। इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन एक सामान्य गुलाम था, लेकिन अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के बल पर एक दिन स्वतंत्र शासक बन गया। उसमें स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब तक मोहम्मद गौरी जीवित रहा, उसने अपने स्वामी को युद्ध क्षेत्र में पूरी सहायता की दी और एक प्रतिनिधि शासक के रूप में भारत में गौरी द्वारा विजित राज्य का प्रबंध किया। कुतुबुद्दीन वीर योद्धा और योग सेनानी के होने के साथ कुशल शासक भी था। संगठन की उसमें अद्भुत क्षमता थी। एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसने अपने
कूटनीतिकता का सुंदर परिचय दिया। एक ओर तो उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक सैनिक पराजय दी और दूसरी ओर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से दिल्ली में शक्तिशाली तुर्क सरदारों को अपने पक्ष में बनाए रखा। कुतुब मीन ऐबक ने यद्यपि शासन के क्षेत्र में ना कोई नया ढांचा खड़ा किया और ना ही कोई सुधार किए, किंतु शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से किया। इसी कारण उसके राज्य में प्रजा अधिकांशतः शांति और सुख में रहती थी। शासक के रूप में उसने लाखों रुपयों को संपत्ति का दान किया। अपनी दानशीलता के कारण वह लाखों का दान करने वाला कहलाया, पर दुर्भाग्यवश उसकी यह दानवीरता केवल मुसलमानों के लिए ही थी। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से कुतुब मीन ऐबक अन्य तुर्की शासकों के समान ही बर्बर रहा। यद्यपि उसने हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और धर्मस्थानों का विनाश करने में तथा हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुतुब मीन ऐबक ने एक न्यायप्रिय शासन होने की ख्याति प्राप्त की। प्रसिद्ध इतिहासकार लैनपूल ने लिखा है, उसके राज्य में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। जनता को डाकुओं का कोई भय नहीं था और हिंदुओं के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। साहित्य में भी कुतुब मीन ऐबक को विशेष प्रेम था। तारीख मुबारक शाही का लेखक फखरुद्दीन और प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। भवन निर्माण कला में ऐबक की बहुत रुचि थी। उसने हिंदू मंदिरों को विनाश करके उनके मलबे से सुंदर मस्जिदों का निर्माण कराया। उसकी बनाई हुई दिल्ली और अजमेर की मस्जिदें वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि की इमारतें हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक के ही शासनकाल में रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य उसके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। इसी मीनार के निकट ही ऐबक ने पीर की कब्र भी बनवाई। कुतुब मीन ऐबक के बाद जो शासन की बागडोर आती है वो आराम शाह लेता है। कुतुब मीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन प्रांतीय सूबेदारों और दिल्ली के सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। आराम शाह संकटों का मुकाबला करने के लिए अयोग्य सिद्ध हुआ। चारों ओर गड़बड़ी और अशांति फैल गई। इन परिस्थितियों में 1211 ईस्वी में कुतुब मीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आराम शाह को गद्दी से उतारकर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो इस प्रकार कुतुब मीन ऐबक के पतन के बाद उसका पुत्र आराम शाह अयोग्य सिद्ध हुआ और उसका दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम इलबरी वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार कुतुब मीन ऐबक के शासन के बाद दिल्ली सल्तनत में उसके दामाद इल्तुतमिश का शासन आएगा। तो इस वीडियो में आपने इल्तुतमिश की शासन संबंधी जो स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की, उसके बारे में देखा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इल्तुतमिश रजिया के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।